हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सीमा पर तनाव के बीच इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही मिलने वाले हैं कुछ नए इक्विपमेंट्स। यूएन की भरी सभा में भारत ने पाकिस्तान को पीओके खाली करने के लिए कहा। बैरल ब्लास्ट वाली घटना के बाद डीआरडीओ की एटीएजीएस वापस से जा सकती है अपनी ड्राइंग बोर्ड में। एफओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस फाइटर ने कंप्लीट करी अपनी पहली उड़ान और इंडियन सोल्जर्स को चीनी सैनिकों पर फायर करने के निर्देश मिलने के बाद अब चीन का डर आया सामने। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत सरकार इंडियन एयरफोर्स के लिए नए इक्विपमेंट्स को अरेंज करने पर काम कर रही है और इसी रिपोर्ट्स हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी की अपकमिंग मीटिंग में इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्राउंड बेस्ड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोस की खरीद को मंजूरी दी जा सकती है, जिसके तहत इन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोस की करीब 160 यूनिट्स को लिया जा सकता है। और जबकि एयरफोर्स के लिए दुश्मन के रनवेज और हैंगर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डीआरडीओ का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन भी पूरी तरीके से तैयार है। और जो इसके डेवलपमेंट ट्रायल्स हैं वो तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके प्रोडक्शन को लेकर जो इश्यूज आ रहे हैं उन्हें भी इस अपकमिंग डीएसी मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। और इसी दौरान अर्जुन टैंक के लिए डीआरडीओ की यूनिट रिपेयर व्हीकल पर भी बात की जाएगी। हालांकि इसकी जो कीमत है वो करीब 8 करोड़ रुपए है और भले ही ये एक छोटा प्रोजेक्ट है लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके अलावा डीएसी की मीटिंग में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स के एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी बात की जाएगी और पिनाका एम्यूनेशन के प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाएगा, लेकिन इसके प्रोडक्शन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भी शामिल रहेगी। और जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि भारत और इजरायल के बीच एक सब वर्किंग ग्रुप पर सहमति बनी है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हाई टेक वेपन्स को विकसित करेंगे और ये वेपन्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भी विकसित किए जाएंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस चीजें भी शामिल हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहां हमेशा इस बात की संभावना बनी हुई है कि चीन और पाकिस्तान संयुक्त रूप से भारत के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्रवार को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि चीन और पाकिस्तान जैसे दोनों फ्रंट पर इंडियन एयरफोर्स अपने ऑपरेशंस को एक साथ अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और एएनआई की तरफ से इस बात की भी जानकारी दी गई है कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की दिन और रात दोनों ही स्थिति में एक्टिविटी देखी गई है। अगर हम आपसे सवाल करें कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा टेढ़ी रहती है और आप उसे सीधा करने की चाहे कितनी ही कोशिश करें वो कभी भी सीधी नहीं होती है, उम्मीद है आपको इसका जवाब पता होगा। तो ऐसी ही कुछ चीजें पाकिस्तान सरकार के साथ भी है, क्योंकि अब पाकिस्तान सरकार की किसी भी ऑफिशियल अथॉरिटी को ले लो, फिर चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो, पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हों या फिर अपनी जेब में एटमी बॉम्ब कैरी करने वाले उनके रेल मंत्री जैसे अन्य मंत्री हों, ये सभी जब भी अपनी बात को शुरू करते हैं तो पता नहीं कैसे इनकी हर एक बात आखिर में भारत के कश्मीर पर ही आ जाती है और फिर वहीं से इनका शुरू हो जाता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। और ऐसा करते करते न जाने कितने आके चले भी गए हैं, पर कश्मीर तो जिसका है वो उसके पास है और हमेशा रहेगा। खैर ये सब चीजों को हटाते हैं, लेकिन अब हमें ये पूरा भरोसा हो गया है कि पाकिस्तान के जितने भी ये मंत्रीगण हैं उन सभी को अपनी बेइज्जती कराने का कुछ ज्यादा ही शौक है। और ऐसा ही कुछ मामला एक बार फिर से हुआ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, और इस बार की बेइज्जती भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन की जनरल असेंबली में हुई है। तो हुआ यह कि यूएनजीसी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के आंतरिक मामलों पर अपना बयान देना शुरू किया, तो फिर इसके विरोध में भारत के जो प्रतिनिधि थे मिजितो विनीतो, उन्होंने यूएन की इस जनरल असेंबली को ही छोड़ दिया। और इस पर इंडियन ऑफिशियल्स का कहना था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान एक और कूटनीतिक गिरावट है। हालांकि वो पहले से इतना गिर चुके हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि वो और कितना करना चाह रहे हैं। और जिसमें होता कुछ नहीं है, जिसमें सिर्फ झूठ होता है, निजी हमले होते हैं और पाकिस्तान इसके जरिए पूरी कोशिश करता है कि जो वो माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रहा है, जो सीमा पार से आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, इन सब चीजों को भी छुपाया जा सके। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भाषण कुछ ऐसा था जिससे वो युद्ध भड़काना चाह रहे थे। और उनके भाषण की कुछ लाइन ऐसी भी थी कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग कश्मीरी भाइयों और बहनों के आत्मनिर्णय के लिए जारी संघर्ष का समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़े रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ये सब बातें सुनकर भारत के प्रतिनिधि ने न केवल उनके हर एक झूठ को बेनकाब किया, बल्कि साफ साफ शब्दों में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत ने पाकिस्तान से पीओके पर जो उनका अवैध कब्जा है
उसको भी खाली करने के लिए कह दिया। और जबकि आज शाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएनजीसी को संबोधित करना शुरू किया है, जिसमें केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन की भी कई सारी पोल खुलेंगी। और हमें लगता है कि इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि जब भी चीन और पाकिस्तान को सही जवाब देने की बात आएगी तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे तरीके से माहिर हैं। और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी का कहना था कि भारत इंसानियत, मानव जाति और मानव मूल्य, इसके जो भी दुश्मन हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और इन दुश्मनों में शामिल है आतंकवाद, अवैध हथियारों की स्मगलिंग, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग। और बाकी इस पर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम उसे अपने अगले डिफेंस अपडेट में कवर करेंगे। और फिलहाल अगर पाकिस्तान की हरकतें ऐसी रही तो उसकी बेइज्जती का जो सिलसिला है ये हमेशा चलता रहेगा। और इस सिलसिले में पाकिस्तान किस लेवल की बेइज्जती कराने का रिकॉर्ड बनाएगा, इसके बारे में आपको हमसे जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो हमारे साथ आप बने रहिए। कुछ दिनों पहले ट्रायल के दौरान जो ATAGS का बैरल ब्लास्ट हुआ था, उस घटना को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बात करते हुए ऑफिशियल्स का कहना है कि इस दुर्घटना में करीब 4 आर्मी पर्सनल्स भी घायल हुए थे और जिस ATAGS का बैरल ब्लास्ट हुआ है उसे वापस से ड्राइंग बोर्ड पर जाने की जरूरत है। और ये जो घटना हुई है इसे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स के लिए एक सेटबैक की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे समय पर हुई है जब इस गन सिस्टम के जो ट्रायल्स है वो सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और इसकी पहले 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन भी शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है। और ऐसे समय पर गन के बैरल का एक्सप्लोड होना अच्छे संकेत नहीं देता है। बाकी इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए DRDO की तरफ से इंक्वायरी कमेटी तो बैठा दी गई है और इस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आखिर ये दुर्घटना किस कारण से हुई है। और दुर्घटना के असली कारणों का खुलासा एक डिटेल्ड इंक्वायरी के बाद ही मालूम पड़ेगा। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स के साथ बात करते हुए ऑफिशियल्स का ये भी कहना था कि ये दुर्घटना मेटलर्जी की इंफीरियर यानी कि लो क्वालिटी के कारण भी हो सकती है और इसलिए भी हो सकती है कि जो बैरल बनाया गया है वो सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था। और जबकि ATAGS के जो डिजाइन पैरामीटर्स है उन्हें वापस से ड्राइंग बोर्ड पर लाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस गन की जो टेक्नोलॉजी है वो रिलायबल है और वो यूजर्स के लिए सेफ है। और ये भी बता दें कि इस गन के बैरल को भारत फोर्ज लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। शुक्रवार को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के सीनियर ऑफिसर्स ने क्वाड्रिलेटरल कोलिशन यानी कि क्वाड फ्रेमवर्क के तहत एक वर्चुअल मीटिंग को आयोजित किया था। और इस मीटिंग में चारों देशों के सीनियर ऑफिसर्स के बीच इंडो पैसिफिक रीजन में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि यानी कि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी, इन सभी को प्रमोट करने पर फोकस किया गया है। और अब इस क्वाड के चारों मेंबर्स के विदेश मंत्री अगले महीने टोक्यो में एक मीटिंग आयोजित करने के लिए भी तैयार हैं ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में इन चारों देशों के बीच कॉपरेशन को और मजबूत किया जा सके। और वैसे भी जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है तो ऐसे में इस क्वाड मीटिंग की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। और अब जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है योशिहिदे सुगा, उनका भी कहना है कि वे इस क्वाड को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और जबकि शनिवार से नॉर्दर्न अरेबियन सी पर भारत और जापान के बीच 3 दिन की मैरीटाइम ड्रिल को आयोजित किया गया है और इस इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज का नाम है GMAX, जो कि बायएनुअली कंडक्ट की जाती है। और जबकि लास्ट टाइम अक्टूबर 2018 में ये कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम में आयोजित की गई थी। और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से INS चेन्नई, INS तेग और INS तर्कश जैसी वॉरशिप के साथ फ्लीट टैंकर दीपक भी शामिल हुआ है। और इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले 2 तेजस फाइटर्स SP-22 और SP-23 कुछ ही दिनों में अपनी पहली उड़ान आयोजित करेंगे। और अब यह रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि FOC कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस SP-22 ने अपनी पहली उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और जिस दौरान इस फाइटर ने करीब 43 मिनट तक उड़ान भरी थी। और जबकि SP-23 भी इस महीने के अंत तक अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके साथ एक रिपोर्ट ये भी है कि इजरायली कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से घोषणा की गई है कि उन्होंने भारत की टैक्टिकल ड्रोन बनाने वाली कंपनी ब्लू बर्ड एरोसिस्टम की करीब 50% इक्विटी को एक्वायर करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी ने LAC पर तैनात अपने ट्रूप्स को साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि अब अगर सीमा पर चीनी सैनिकों की तरफ से किसी भी तरह की मास अटैक, धक्का मुक्की, मोबिलाइजेशन या और कोई अन्य हॉस्टाइल एक्टिविटी फेस करने को मिलती है या फिर चीनी सैनिक और पास आने की कोशिश करते हैं तो इंडियन सोल्जर्स को पूरा अधिकार है कि वो उन चीनी सैनिकों पर फायरिंग कर सकते हैं। और जैसे ये वाली रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से सामने आई तो जाहिर सी बात है कि इससे चीन को प्रॉब्लम जरूर हुई है
और इसलिए इंडियन आर्मी के इस आदेश के बाद अब चीनी स्पेशल फोर्स के एक कीबोर्ड वॉरियर की तरफ से उनके ट्विटर अकाउंट से ये लिखा गया है कि इंडियन ट्रूप्स को जो चीनी सैनिकों पर फायर करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो इंडियन ट्रूप्स भी तैयार रहें, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो चीनी सैनिक उन्हें साफ कर देंगे। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा कि 15 जून को चीनी सैनिकों ने कई सारे इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर भी किया था और उसे 15 जून की गलवान घाटी वाली घटना में मालूम पड़ गया था कि इंडियन सोल्जर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी खराब है। तो ऐसे में तो हम चीन के इस कीबोर्ड वॉरियर से बस यही सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर चीन को गलवान घाटी वाली अपनी कैजुअलिटीज बताने में इतना समय क्यों लग रहा है और क्यों अभी तक उसने एक्चुअल कैजुअलिटीज के बारे में जानकारी नहीं दी है, क्योंकि गलवान घाटी वाली घटना में कॉम्बैट कैपेबिलिटी किसकी अच्छी थी किसकी खराब ये तो सभी जानते हैं। और जिसका सबूत चीन के वो सैनिक भी साफ साफ दे रहे हैं जिन्हें सीमा पर इंडियन आर्मी के सामने तैनात किए जाने वाली बात पर रोना आ रहा है। और जबकि इसके अलावा अभी हाल ही में इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन ने पाकिस्तान को आदेश दिए हैं कि एंटी इंडिया एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक बड़ी क्वांटिटीज में आर्म्स और एम्युनिशंस को पुश कराया जाए, ताकि लद्दाख में जो उसका भारत के साथ तनाव चल रहा है उसके मद्देनजर भारत को जम्मू कश्मीर में भी वो इंगेज कर सके। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी चीन ने पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI को दी है। और चीन पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने में समर्थन कर रहा है। इसका संकेत अभी तब मिला जब जम्मू कश्मीर में एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी तो मारे गए थे, लेकिन उनसे कुछ हथियार भी बरामद हुए थे और उन हथियार में एक चाइनीज मेड नोरिंको QBZ-95 राइफल भी थी। और जो एक चाइनीज मेड QBZ-95 राइफल है ये पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के सोल्जर्स भी इस्तेमाल करते हैं। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।